मियां नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन हैं, इस्तांबुल या दिल्ली। हम इन ऑप्शंस को तुर्की या इंडियन मॉडल भी कह सकते हैं। हम पहले तुर्की मॉडल की तरफ आते हैं। रजब तैयब उर्दगान 1954 में इस्तांबुल में कासम पाशा के इलाके में पैदा हुए गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। स्कूल से वापसी पर गलियों में शरबत बेचते थे। बड़ी मुश्किल से MBA किया। मुख्तलिफ़ शोबों में धक्के खाते खाते सियासत में आए और 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। शहर के उस वक़्त 4 मसाइल थे। पीने का साफ़ पानी नहीं था, ये मसला 70 साल पुराना था। महलों में कचरा और गंद था। पूरा बॉस्फोरस कचरे से भरा रहता था। ट्रैफिक का बुरा हाल था। गाड़ियाँ फंसती थीं तो सारा दिन फंसी रहती थीं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन $2 बिलियन की मकरूज़ थी। तैयब उर्दगान ने 3 बरसों में ये सारे मसले हल कर दिए। पानी की नई पाइपलाइनें बिछ गईं। कचरा उठाने और उसे रिसाइकल करने का सिस्टम बन गया। शहर को 50 पुलों, अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस से जोड़ दिया गया और ना सिर्फ $2 बिलियन कर्जा भी अदा कर दिया गया बल्कि $4 बिलियन मज़ीद भी कमा लिए गए। ये अचीवमेंट हैरानकुन थी, लिहाजा उर्दगान पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। तुर्की में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी। ये किसी लीडर को मजबूत होने देती थी और ना फलने फूलने देती थी। तैयब उर्दगान भी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में चुभने लगे। उर्दगान ने 2 दिसंबर 1997 को एक नज़म पढ़ी। ये गिरफ़्तार हुए, मेयरशिप से भी हटा दिए गए, जेल में भी बंद कर दिए गए और ये सियासत के लिए भी नाअहल करार दे दिए गए। 4 माह जेल में रहे। रिहाई हुई तो उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाने का फ़ैसला कर लिया। 14 अगस्त 2001 को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AK पार्टी बनाई और पार्टी को 2002 के इलेक्शन में धकेल दिया। ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, चुनाचे ये कायदे मोहतरम बनकर दफ्तर में बैठ गए और अब्दुल्ला गुल को अपना शहबाज शरीफ बनाकर इलेक्शन में खड़ा कर दिया। AK पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। अब्दुल्ला गुल तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बने। पार्लियामेंट में बिल पास करवाया। तैयब उर्दगान की सज़ा माफ़ कराई। उर्दगान ने 9 मार्च 2003 को ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट पहुँचे और अब्दुल्ला गुल ने 4 माह बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उनके हवाले कर दी और ख़ुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तैयब उर्दगान ने इसके बाद पीछे मुड़कर न देखा। आज तुर्की जहां है उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उर्दगान का विज़न और मेहनत है। उनकी हुकूमत 15 जुलाई 2016 के मिलिट्री इनकलाब तक को बर्दाश्त कर गई। तुर्की में 9 जुलाई 2018 को सदारती निज़ाम आया और ये सदर बन गए। उर्दगान इस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और तुर्की दुनिया की 17वीं बड़ी मैशियत है और उर्दगान ने यह सब कुछ सिर्फ एक फ़ैसले से अचीव किया। इन्होंने 2011 में अब्दुल्ला गुल पर एतमाद किया, उन्हें असम्बली भिजवाया, वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और ये बल आखिर सिस्टम के ज़रिए सिस्टम में आ गए। ये भी अगर 2001 में मियां नवाज शरीफ की तरह PDM बनवा देते, तकरीरें करते रहते और अपनी बंदूक दूसरों के कंधों पर रख कर बैठ जाते तो ये और तुर्की दोनों अब तक तारीख़ के अवराक में गुम हो चुके होते। ये मॉडल मियां नवाज शरीफ को कैसे सूट करता है, मैं ये आपको अगली सत्रों में बताऊंगा। सरेदस्त हम इंडियन मॉडल का तज्ज़िया करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस जनूब मशरकी एशिया की सबसे पुरानी पार्टी थी। ये 1885 में बनी और इसने बरतानवी हुक्मरानों को हिंदुस्तान से उठाकर बाहर फेंक दिया। आप अगर 60 की दहाई देखें तो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा तजर्बेकार, समझदार और पढ़े लिखे लीडर्स कांग्रेस में मिलेंगे। आपको ये भी मालूम होगा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में कांग्रेस का कोई हरीफ नहीं था। अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती थी लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं बना पाती थी। लेकिन इंदिरा गांधी आई, उसने 2 वक्फों में 15 साल हुकूमत की और आखिर में अपने बेटों को वली अहद बनाने के खबत में मुब्तला हो गई। छोटा बेटा संजय गांधी दिल्ली में 1980 में फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गया तो ये दूसरे बेटे राजीव गांधी को आगे ले आई।
इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद राजीव गांधी 1984 में कांग्रेस का सरबराह और वज़ीर आज़म बन गया। ये 21 मई 1991 को खुदकुश हमले का शिकार हो गया। पार्टी पुरानी थी, ये झटका भी बर्दाश्त कर गई और जैसे तैसे घसीटते घसाते सियासी इत्तेहादों के ज़रिए 2014 तक इक़्तिदार में भी रही। लेकिन फिर नेहरू ख़ानदान ने राहुल गांधी को लीडर बनाने की गलती की और एक चाय वाले ने जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी को ज़मीन में दफन कर दिया। आज कांग्रेस भारत में किसी जगह नज़र नहीं आती। मियां नवाज शरीफ को ये दोनों मॉडल देखना होंगे। ये अगर अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं और ये इक़्तिदार में भी वापस आना चाहते हैं तो फिर इन्हें मियां शहबाज शरीफ पर एतमाद करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट के दिल में आज भी छोटे भाई के लिए नरम गोशा मौजूद है। मियां नवाज शरीफ अगर ज़िद छोड़ दें तो पार्टी 2023 के इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है और मियां शहबाज शरीफ अब्दुल्ला गुल की तरह कानून साजी करके मियां नवाज शरीफ के लिए वापसी का रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ इसी तरह मरीम नवाज़ को लीडर बनाने की कोशिश करते रहे तो फिर नून लीग अगले इलेक्शंस में कांग्रेस बन जाएगी और इसकी जगह कोई टीएलपी आ जाएगी। मरीम नवाज़ तिलिस्माती शख्सियत की मालिक है। ये अपनी सियासी स्पेस भी हासिल कर चुकी हैं, लेकिन ये इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो नहीं है। इन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना होगा। ये शायद 15 बरस बाद अच्छे और बुरे की तमीज़ सीख सकें, लेकिन ये इस वक्त पार्टी के लिए राहुल गांधी साबित हो रही हैं। मियां साहब को जुग्राफियाई हालात पर भी नज़र रखनी होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2020 में तल्लुकात कशीदा हो गए थे। सऊदी अरब ने अपनी रकम भी वापस लेना शुरू कर दी थी। तालिबान भी अमेरिका के साथ गुफ्तो शनीद के लिए तैयार नहीं थे और अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप बैठा था। लिहाजा इस वक्त मियां नवाज शरीफ की गुंजाइश पैदा हो रही थी। ये अगर पाकिस्तान में रह जाते तो आज ये रायवंड में भी बैठे होते और मुल्क में कौमी हुकूमत भी होती। लेकिन जो बाइडन के बाद हालात यकलख्त बदल गए हैं। अमेरिका के नए सदर सऊदी शाही ख़ानदान से खुश नहीं हैं। चुनांचे सऊदी अरब ने अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद ईरान, कतर और यूएई से भी ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं और इमरान खान और आर्मी चीफ भी सऊदी अरब का चक्कर लगा आए हैं। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर लिए और ये वसी तर कौमी मफाद में अगली हुकूमत में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। भारत के साथ भी एजेंसी टू एजेंसी मुज़ाकरात चल रहे हैं। लिहाजा सूरत हाल इमरान खान के हक़ में है। सऊदी शाही ख़ानदान को अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज चाहिए। ये लोग इस मामले में ज़ाती मुलाजमीन और मिस्री फ़ौज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। चुनांचे आज सऊदी अरब की नज़र में जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह अहम हो चुके हैं। अमेरिका भी उनके बगैर अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकता। इन हालात में मियां शहबाज शरीफ वाहिद ऑप्शन बचे हैं। ये इमरान खान का इन जगराफियाई और सियासी हालात में मुकाबला कर सकते हैं। मियां साहब ने अगर हालात की नोयत को अंडरस्टैंड ना किया और ये मरीम नवाज़ पर डटे रहे तो फिर मोजज़े के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मियां साहब को ये सोचना पड़ेगा। मरीम नवाज़ अपनी तमाम तर मकबूलियत और करिश्माती शख्सियत के बावजूद सियासी तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। उनकी नाबालग सियासी टीम ने पार्टी का बरकस निकाल दिया और आज ख्वाजा आसफ़, अयाज सादक, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राणा सनाउल्लाह और राणा तनवीर जैसे तजर्बाकार लोग भी परेशानी के आलम में दाएं बाएं देख रहे हैं। नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैड गवर्नेंस को दाद दे। नून लीग आज वज़ीर आज़म के गलत फ़ैसलों की वजह से सलामत है। अगर इमरान खान आज दुरुस्त फ़ैसले शुरू कर दें या ये शौकत तरीन को टिक कर 2 साल काम करने का मौका दे दें, सऊदी अरब से इमदाद मिल जाए और पाक फ़ौज अफ़गानिस्तान में सियासी तब्दीलियों का फ़ायदा उठाते हुए सी पैक पर फुल स्पीड में काम शुरू करा दे तो आप यकीन करें टीएलपी 2023 के इलेक्शंस में नून लीग को निगल जाएगी। अगली हुकूमत फिर इमरान खान की होगी और मियां साहब के आधे एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होंगे।
لہٰذا میاں صاحب کے پاس دو آپشن ہیں، استنبول ماڈل یا پھر دہلی ماڈل۔ یہ شہباز شریف پر اعتماد کر کے واپس آ جائیں یا پھر پارٹی کو کانگریس بنوا لیں۔ تاہم یہ بھی ماننا ہوگا ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے، اور وہ ہیں عمران خان۔ یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو کسی بھی وقت چابک مار سکتے ہیں۔ یہ اگر اب بھی اپنی نازک پوزیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور یہ واقعی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپوزیشن 3 سال سے جس کی توقع لگا کر بیٹھی ہے، تو حالات یکسر بدل جائیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ یہ بلین ڈالر کا سوال ہے، اور میاں صاحب کو کم از کم اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔